Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Kaisar Israr and you are watching our YouTube channel Al Wajid Academy of Sciences. If you are new on our channel then please subscribe our channel and press the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture we will discuss about scalars and vectors and what would be the differentiation between them. तो आज का जो लेक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 को उठा लिया है जिसके अंदर हमारा आज का सबसे पहला लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम एक तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से उठाया जाता है उसको डिस्कस करेंगे, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये बताएं कि स्केलर्स और वेक्टर्स में क्या फ़र्क होता है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ये काम करते हैं कि स्केलर्स और वेक्टर्स जो हैं उनकी डेफिनेशन को लिखकर छोड़ देते हैं। जस्ट डेफिनेशन तक आपने नहीं करना होता बल्कि उसके अलावा आपने उनकी एग्जांपल्स जो हैं उनको भी लिखना होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि स्केलर्स और वेक्टर्स में मेन क्या फ़र्क होता है। स्केलर्स और वेक्टर्स, अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा स्केलर और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा वेक्टर। दोनों में जो मेन फ़र्क है उसको पढ़ने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैग्नीट्यूड क्या चीज़ होती है। तो गौर से सुनिएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूँ कि आप ये बता दें कि आपका जो घर है वो आपके कॉलेज से कितना दूर है। तो आप ये कहेंगे कि सर मेरा घर मेरे कॉलेज से 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ये है कि आपने मुझे दो चीज़ें बताई हैं। नंबर वन, एक तो बताया है 2 और दूसरे नंबर पे बताया है किलोमीटर। तो ये जो 2 है इसको बोला जाता है सर्टेन नंबर और किलोमीटर जो आपने बोला है इसको कहते हैं प्रॉपर यूनिट। तो मैग्नीट्यूड इन दोनों के कम्बिनेशन को कहा जाता है। हम कहते हैं सर्टेन नंबर विद ए प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। यानी ये आपने जो रिप्रेजेंट किया है ये जस्ट एक मैग्नीट्यूड है जिसके अंदर किसी डायरेक्शन का आपने कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन अगर आप ये बात मुझे इस तरह से बताते हैं कि सर मेरा कॉलेज मेरे घर से मशरक़ की तरफ, यानी आप मशरक़ का जिक्र कर देते हैं, यानी आप कह देते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन में 16 मीटर्स की दूरी पर है। तो आपने यहाँ पे एक तो 16 का जिक्र किया, फिर मीटर्स का जिक्र कर दिया और फिर उसके बाद आपने मशरक़ का जिक्र किया है। तो आपने तीन चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। जब डायरेक्शन का जिक्र आएगा तो वही चीज़ जो पहले मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही थी अब वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगी। स्केलर्स क्या होती हैं? हम कहते हैं सर स्केलर्स जो हैं वो जस्ट ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करती हैं, उनका डायरेक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। यानी हम यूँ भी कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ विच एक्सप्रेस मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर्स, या आप कहेंगे द क्वांटिटीज़ विच एक्सप्रेस मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। लेकिन अगर वेक्टर में आएंगे तो फिर आप वेक्टर में एक चीज़ को ऐड कर देंगे। आप क्या कहेंगे? आप लिखेंगे द क्वांटिटीज़ विच एक्सप्रेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। यानी डायरेक्शन भी इसके अंदर लाई करती होगी तो ऐसी क्वांटिटीज़ को फिर हम स्केलर्स नहीं बल्कि वेक्टर्स का नाम देंगे। एग्जांपल्स में हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्केलर है तो स्केलर जो है उसके अंदर हम लिख सकते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस के अलावा हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम के अलावा हम इसमें लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल टाइम है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके अलावा मैस है, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपके जहन में जितनी स्केलर क्वांटिटीज़ आती हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे ही वेक्टर्स में जाएंगे तो मैंने आपको बता दिया कि वेक्टर्स के अंदर हम तीन चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। कौन कौन सी? सर्टेन नंबर को, प्रॉपर यूनिट को और उसके साथ साथ डायरेक्शन को। या अगर इकट्ठा बोलूँ तो फिर आप कहेंगे दो चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो फिर हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे वेक्टर्स के लिए उनकी एग्जांपल्स को लिखते जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसमें वेलोसिटी आती है क्योंकि ये दोनों चीज़ों को यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को दोनों को रिप्रेजेंट करती है। उसके अलावा इसके अंदर एक्सेलरेशन आ सकता है, उसके अलावा इसके अंदर जो है वो फोर्स आ सकती है और जो आपके जहन में आती हैं जिनके अंदर हम डायरेक्शन का जिक्र करते हैं वो वैल्यूज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये तो स्केलर्स और वेक्टर्स के दरमियान मेन डिफरेंस था। बट इससे ऑनवर्ड भी हम चलेंगे कि एक वेक्टर जो होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो इसी टॉपिक के अंदर, आज के टॉपिक के अंदर हम कवर करने वाले हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर्स या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन।
ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यानी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं। हम यहाँ पे कहते हैं सर मेन दो मेथड्स होते हैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के। नंबर वन, सबसे पहला मेथड होता है जिसको हम कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और दूसरे नंबर पे कौन सी होती है सर? सेकंड जो होती है वो होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब सबसे पहले जो हमने चीज़ लिखी है उसी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कि ये क्या चीज़ होती है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिकली यानी किसी भी वेक्टर को हम सिंबॉलिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हम ये कहते हैं कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले या तो हम उस लेटर को बोल्ड करके लिख देते हैं। क्या मतलब है बोल्ड करके लिखने का? फॉर एग्जांपल मैंने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, या मैं आपके सामने दो नंबर्स को यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आपको देखने पर मालूम हो जाएगा कि कौन सा बोल्ड करके लिखा हुआ है। यानी जो नंबर बोल्ड मतलब गाढ़ा करके लिख दिया जाता है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और जिसको सिंपल लिख दिया जाता है तो वो स्केलर को रिप्रेजेंट करेगा। किस तरह से? फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे दो चीज़ें लिखता हूँ। एक मैं लिखता हूँ a इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, चले ए, जस्ट ए लिख देता हूँ, और दूसरे को मैं लिखता हूँ ए, लेकिन वो मैं ज़रा क्या कर देता हूँ, उसको ज़रा गाढ़ा करके लिख देता हूँ इस तरह से। तो दोनों में मेन फ़र्क जो है वो देखने पर ही मालूम हो जाता है। एक जो बोल्ड करके लिखा हुआ है वो ज़रा नुमाया नज़र आ रहा है, जबकि दूसरा जो है वो ज़रा सिंपल लिखा गया है। जिस चीज़ को बोल्ड करके लिखा जाता है तो वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे नंबर पे यानी इसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम एक और चीज़ कहते हैं, हम कहते हैं या तो उसको बोल्ड करके लिखा जाता है या फिर उसके ऊपर या फिर उसके नीचे एरो लगा दिया जाता है। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल या आप उसके ऊपर एरो लगा देंगे कि ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर अगर आप उसके नीचे एरो लगा देते हैं तो सर ऐसा करने से भी इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीकाकार है। क्योंकि जैसे ही आप नेक्स्ट सेकेंड ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर, तो उसके अंदर जितने भी वेक्टर्स होंगे उनको लाइन लगाई गई होगी जो कि एक सिंबल लिखा जाएगा और उसके नीचे लाइन लगाई जाएगी। तो ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ही तरीकाकार है। और अगला मेथड ये होता है कि या फिर उसके ऊपर या उसके नीचे एक लाइन लगा दी जाती है, एरो लगा दिया जाता है, या फिर लाइन लगाई जाती है सिंपल, या इस तरह से लाइन लगा देंगे या फिर उसके नीचे लाइन लगा दी जाएगी। तो ये सिंबॉलिकली एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार है। अभी हम दूसरा डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। लेट अस अज्यूम दैट, मैं ये कहता हूँ कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप एक फोर्स लगा रहे हैं F, जो कि 20 न्यूटन्स के बराबर है। अब हमें पता है कि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं तो उसके ऊपर वेक्टर ड्रॉ करूँगा, और मैं उसके साथ क्या कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि वो अलोंग द एक्स एक्सिस अमल कर रही है, यानी जो फोर्स लग रही है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। अब इस बात का, क्योंकि आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, जस्ट मैं आपको यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ कि एक्स एक्सिस के अलोंग में एक यूनिट वेक्टर होता है जो कि आई यूनिट वेक्टर कहलाता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो अज्यूम करते हैं, मैं कहता हूँ कि ये जो डायरेक्शन है ये ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी ईस्ट की डायरेक्शन में, और मैं ये कहता हूँ कि जो फोर्स है वो भी ईस्ट की डायरेक्शन में ही एक्ट कर रही है और वो 20 न्यूटन्स के बराबर है। तो मैं यहाँ पे ईस्ट भी लिख देता हूँ और उसके साथ साथ 20 न्यूटन्स भी लिख देता हूँ। ग्राफिकली मुझे वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना होगा? ग्राफिकली अब मैं एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। कंसिडर दैट मैं यहाँ पे एक स्केल को चूज़ करूँगा, यानी ग्राफिकल मेथड में सबसे पहला जो अमल किया जाता है वो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, एक स्पेसिफिक स्केल को चूज़ किया जाता है। वो कैसे चूज़ करेंगे? हम कहेंगे यहाँ पे लेट 1 सेंटीमीटर जो है वो मेरे पास 5 न्यूटन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। इट मीन्स दैट अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह पे लिखूँगा 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन फोर्स के लिए कितने सेंटीमीटर की लंबी लाइन होनी चाहिए? तो आपका आंसर क्या होगा सर? आप कहेंगे कि सर अगर 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मीन्स दैट 4 सेंटीमीटर होंगे तो वो 20 न्यूटन्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो मुझे ये समझ आ गई यहाँ से कि अगर ये 1 सेंटीमीटर ईस्ट की डायरेक्शन में
किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 5 न्यूटन्स को। तो स्पेसिफिक स्केल जैसे ही मैंने चूज़ किया तो मुझे पता चला कि ग्राफिकली मुझे 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, यानी कि ये जो 4 सेंटीमीटर की लाइन होगी ये मुझे रिप्रेजेंट कर देगी 20 न्यूटन्स की फोर्स को, और किस डायरेक्शन में? ईस्ट की डायरेक्शन में। तो इस तरह से एक ग्राफ जो है वो इस्तेमाल करते हुए हम इसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, तो उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होंगी हम उन तमाम की तमाम टर्म्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।